पहला क्वेश्चन हो जाएगा 681 नंबर का, मतलब जो 680 क्वेश्चन है हम पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो देखो यहाँ पर स्पेशली टेम्परेचर दिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 330 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 346 मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 300 मीटर पर सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है 360 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। 346 मीटर पर सेकेंड होती है कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल। तो यहाँ दो तीन चीज़ें याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम ध्वनि की चाल पूछे हवा में तो ये होती है 332, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड। और वहीं पर 25 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जा रहा है, 346 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है ध्वनि की चाल। तो यहाँ पर ये देखना है कि हर 1 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की चाल बढ़ती है 0.61 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछ ले कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कितना अंतर आ जाता है, तो 0.16 मीटर पर सेकेंड की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे आप। और एक और याद रखना कि पारा में अगर ध्वनि की चाल पूछे तो पारा में ध्वनि की चाल होती है 1450 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1450 मीटर पर सेकेंड चाल होती है पारा में किसकी, ध्वनि की। तो ये दो तीन चीज़ें आप याद रखना। फाइनली क्वेश्चन हमारा है कि 25 डिग्री सेल्सियस में हवा में ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो 346 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 682 नंबर का कि 520 ग्राम पानी में, ठीक है, 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। तो देखो सबसे पहले 520 ग्राम पानी है और 450 ग्राम नमक में मिलाकर क्या एक विलयन तैयार हुआ। द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना करो। तो देखो द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना करना है तो परसेंट किसका निकालना है, नमक का। तो 45 ऊपर लिखा, बटे में क्या जाएगा, तो 520। ठीक है, 520 प्लस 45 से जाएगा टोटल द्रव्यमान और इंटू 100 जब हम करेंगे। ठीक है, तो जब इसे आप सॉल्व करिएगा खुद से तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। 7.96% क्या हो जाएगा, राइट आंसर द्रव्यमान प्रतिशतता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। तो द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर जिसका द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल रहे हो अंश में लिखोगे और टोटल द्रव्यमान बटे में जाएगा, इंटू क्या करोगे, 100। तो क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता का मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन 683 नंबर का कि खालिस्तान मिश्र धातु में टीन होता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी मिश्र धातु है जिसमें टीन होता है, टीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn होता है। तो हमसे यही पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मिश्र धातु है जिसमें टीन होता है। तो पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम तो मिश्र धातु है ही नहीं। सेकेंड है सोल्डर, थर्ड है स्टील और फोर्थ ऑप्शन है पीतल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। जो सोल्डर होता है, ठीक है, सोल्डर टीन Sn और लेड Pb का मिश्रण होता है। तो इसने पूछा था कि कौन सी मिश्र धातु है जिसमें टीन होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है राइट आंसर, सोल्डर में। तो सोल्डर किससे मिलकर बना होता है, तो टीन से और लेड से मिलकर बना होता है। तो टीन अगर आपसे पूछ ले कितना परसेंट होता है, तो 67% होता है टीन। ठीक है, टीन कितना होता है, 67%। और वहीं पर 33% क्या होता है, लेड होता है। ये दोनों चीज़ें याद रखोगे। और इसे हम टाका लगाने में यूज़ होता है, मतलब जो सोल्डर होता है वो टाका लगाने में यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। और जो सोल्डर का जो गलनांक है, ठीक है, वो इनकी जो ओरिजिनल धातु है टीन, ठीक है, Sn और लेड से भी कम होता है। ठीक है, तो जो सोल्डर है इसका जो गलनांक है वो टीन और लेड दोनों से कम होता है, ये आपको याद रखना है। और एक मिश्र धातु होती है ड्यूरेलुमिन। ठीक है, इसका संगठक याद रख लीजिएगा, एक होता है ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन। तो ड्यूरेलुमिन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, Mn। तो जो ड्यूरेलुमिन होता है वह एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से मिलकर बना होता है। और पीतल तो आपको याद ही होगा, जो पीतल है वो बनता है किससे, कॉपर से और जिंक से, Zn से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 684 नंबर का कि 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखो कार्य बराबर से क्या होता है, mgh होता है, mgh। अब ये चीज़ समझना कि हम इतना जानते हो गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है, जी का मान नीचे की ओर लग रहा है और हम उठा किधर रहे हैं, ऊपर
उठा रहे हैं, इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं जी का मान किस में काम करेगा, माइनस में काम करेगा। तो हमें जी का मान 9.8 दे रखा है, तो कार्य बराबर से कितना हो जाएगा, mgh। और अगर गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है और हम ऊपर की ओर कार्य कर रहे हैं तो ये काय में होता है, माइनस में होता है, तो माइनस मैंने लगा दिया, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो W बराबर से माइनस का माइनस, m का मान कितना है 1 kg, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। g का मान दिया है हमें 9.8, तो 9.8 लिख लिया। और ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, तो यहाँ 10 का गुणा कर दिया, तो फाइनली आ कितना जाएगा, -98, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तो -98 जूल कितना कार्य किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा राइट आंसर, कि -98 जूल कार्य किया जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है और वस्तु जब भी ऊपर की ओर लगाएंगे तो किया गया कार्य काय में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 685वां, कि यदि एक कार 2000 जूल का उपयोग करती है, ठीक है, मतलब एक कार ने जो टोटल यूज़ की है ऊर्जा वो कितनी 2000 जूल ऊर्जा का यूज़ किया है, और इसका उत्पादन 500 जूल है, ठीक है, मतलब टोटल यूज़ इसने किया 2000 जूल का टोटल ऊर्जा का, और जो उत्पादन है मतलब जितना उसका रिजल्ट मिला वो मात्र 500 जूल के बराबर मिला है। तो कार की दक्षता कितनी होगी, तो देखो हम इतना जानते हैं कि टोटल कितना यूज़ किया है इन्होंने, जो कार है उसने 2000 जूल ऊर्जा यूज़ करी है, और मात्र उत्पादन कितना मिला हमें 500 जूल का, तो 500 आ जाएगा अंश में, इंटू क्या कर दोगे 100, तो आ जाएगा परसेंटेज। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दोगे और 2 से काटोगे तो कितना जाएगा 25। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस कार्य की दक्षता कितनी है 25% है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 686 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सा तत्व नहीं है, तो आप ये याद रखिएगा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जितनी भी चीज़ें दे रखी है, जितने तत्व एलिमेंट दे रखे वो सबके सब तत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर ये आपको मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल में, तो Cu होता है इसका फॉर्मूला है, तो ये तत्व है। ऑक्सीजन O2 होता है, ये भी एक तत्व है। हीलियम होता है He, ये भी एक तत्व है। परंतु पानी की अगर हम बात करें तो पानी H2O दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, तो पानी तत्व ना होकर क्या है, तो एक यौगिक है, ठीक है। तो पानी याद रखिएगा एक यौगिक है जिसका फॉर्मूला कितना होता है H2O होता है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है पानी का, तो 18 होता है, ठीक है। एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है 18 होता है, ये आपको याद रखना है। अब ये भी याद रख लो कि जब H2O की बारी आई है तो अगर हम इसके परमाणु, ठीक है, मतलब इसके आणविक द्रव्यमान की अगर बात करें, ठीक है, तो इसके आणविक द्रव्यमान की बात करें तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा 1:8, ठीक है। 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, परंतु 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, ऑल आउट करोगे तो 1:8 आ जाएगा, ये याद रखना। और अगर आपसे कभी कि H2O के आयतन का अनुपात पूछ ले, H2O के आयतन का अनुपात पूछे तो आय कितना जाएगा 2:1 हो जाएगा, इसका अनुपात आयतन का अनुपात। और अगर द्रव्यमान की बात करें तो क्या अनुपात आएगा 1:8, तो द्रव्यमान 1:8 है जल का, और वहीं पर आयतन का अनुपात कितना आएगा 2:1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक कठोर जल होता है जिसको D से D2O, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है कठोर जल का, इसका द्रव्यमान कितना होता है तो 20 होता है। तो फाइनली ये क्वेश्चन में क्या था, कौन सा तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर, पानी तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है 687 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक G की एक इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो कैपिटल G है, ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल G है, उसका मान पूछा है कि उसकी इकाई क्या है। तो देखो सिंपल सा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है G बराबर से, ठीक है, सॉरी F बराबर से होता क्या है, तो कैपिटल G m/r²। तो हमको मान किसका चाहिए G का, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन दोनों m का गुणा करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि m का वर्ग, ये किसका मान आ रहा है G का। अब G का मान आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं F का मान क्या होता है न्यूटन, R का मान किस में निकलेगा मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, और m का मान किस में निकलेगा kg, तो kg स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है क्या, G की इकाई होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है किसकी इकाई, तो कैपिटल जी की इकाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 688वां नंबर का, कि स्क्लेरेन काइमा में कोशिका भित्ति खालिस्तान के कारण मोटी होती है, ठीक है। तो जो स्क्लेरेन काइमा होता है उसमें जो कोशिका भित्ति मोटी होती है वो किसके कारण होती है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है लिग्निन के कारण, सेकेंड ऑप्शन है क्यूटीन के कारण, थर्ड ऑप्शन है सेलुलोज के कारण, और फोर्थ ऑप्शन है वसा के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, कि जो स्क्लेरेन काइमा की कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन के कारण मोटी होती है। और इसकी कोशिका भित्ति इतनी मोटी होती है, जो स्क्लेरेन काइमा है
इसकी कोशिका भित्ति इतनी ज़्यादा मोटी होती है कि इसके भीतर कोई भी आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 689 कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। ठीक है, मतलब एक पिंड है, मान लो छत के ऊपर से एक पिंड गिरा देते हैं तो वो किस रूप में होता है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कृतकार्य, सेकंड ऑप्शन है आराम, और थर्ड ऑप्शन है भारहीनता, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गतिक। ठीक है, तो मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड कैसी स्थिति में होता है, तो भारहीनता की स्थिति में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भारहीनता मतलब उसमें कोई भी द्रव्यमान नहीं, मतलब कोई भी उसको भार का अनुभव नहीं होता। जैसे कि आप लिफ्ट में बैठते हैं और लिफ्ट जब नीचे की ओर आ रही होती है तो हमें भार कम अनुभव होता है, परंतु अगर मान लो उसी लिफ्ट का अगर तार काट दिया जाए तो आपका भार क्या हो जाएगा, भारहीनता महसूस करोगे, जैसे कि एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 690 कि पुस्तक का पृष्ठों से वही संबंध जो मशीन का खालिस्तान से। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पुस्तक में पृष्ठ होते हैं तो मशीन में क्या होते हैं, तो पार्ट्स होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ना। एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया था, पर रीजनिंग ही मान लो, बाकी साइंस भी आप मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 691 नंबर का कि खालिस्तान तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ठीक है, तो यहाँ पर हीलियम, कैल्शियम, पारा और ब्रोमीन है, तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर। जो ब्रोमीन होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Br, ये क्या होता है, तो तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये मिलती कहाँ पर है, तो समुद्र में पाई जाती है। क्या, जो ब्रोमीन है वो समुद्र में पाई जाती है, समुद्र में मिलती है। और इसका टोटल परसेंट कितना है समुद्री जल का, तो ये भी याद रखिएगा 0.006% है क्या, समुद्री जल का कौन, ब्रोमीन। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और ब्रोमीन का कभी अगर आपसे कलर पूछ ले तो ये साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग का होता है। ठीक है, साधारण ताप बादामी रंग का होता है कौन, ब्रोमीन, और ये अधातु है। अगला क्वेश्चन है 692 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। तो देखो हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न नहीं होता वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, और फोर्थ ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो अगर ये भी पूछ ले कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है हमारे पेट में नहीं होता है, जबकि लैक्टिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और एसिटिक अम्ल हमारे शरीर में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 693 नंबर का कि पौधों में फ्लोएम खालिस्तान के परिवहन में उत्तरदायी है। तो जो पेड़ होता है, ठीक है, तो फ्लोएम करता क्या है, तो पेड़ की जो पत्तियां जो भोजन बनाती है उनका परिवहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है भोजन, थर्ड ऑप्शन है पानी, और फोर्थ ऑप्शन है खनिज। तो पौधे में जो फ्लोएम है वो क्या कार्य करता है, तो जो भोजन बनाती है पत्तियाँ उनका परिवहन का काम करता है फ्लोएम, और ये स्थायी जटिल ऊतक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 694 नंबर का कि यदि कार्य का धनात्मक हो तो किसी निकाय का कार्य हो रहा होगा। तो देखो ये बोला है कि कार्य का मान अगर धनात्मक है तो कार्य क्या हो रहा होगा। तो पहला ऑप्शन है उसका मान शून्य होगा, सेकंड ऑप्शन है वह स्थिर होगा, थर्ड ऑप्शन है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, और फोर्थ ऑप्शन है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। ठीक है, अगर कार्य धनात्मक हो रहा है तो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, जब कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। और कार्य W बराबर से क्या होता है, तो F/D। और धनात्मक कार्य कब होगा, जब हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है, तो उससे बोलते हैं धनात्मक कार्य। ठीक है, जैसे कि आप अगर ये एक पत्थर है, इसको अगर आप इस दिशा में धक्का रहे हैं और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है तो धनात्मक कार्य है। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं ये पृथ्वी है और पृथ्वी से कोई पत्थर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, आप पत्थर ऊपर फेंक रहे हैं तो इसको बोलते हैं माइनस कार्य, ऋणात्मक कार्य होगा, क्योंकि बल नीचे की ओर लग रहा है और आप जबरदस्ती ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 695 नंबर का कि भ्रूण के लिए भोजन संवहन करने वाली जनन कोशिकाओं को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, जो माँ के पेट में भ्रूण होता है भोजन संवहन या संग्रहित करने वाली यहाँ पर अलग है ना, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को खालिस्तान कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मादा युग्मनज, सेकंड ऑप्शन है समयुग्मनक, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर जुगेमेटिक
जुगेमेट, और फोर्थ ऑप्शन है नर युग्मनक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर मादा युग्मनक। तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहण करने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, तो मादा युग्मनक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 696 नंबर का कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है। ठीक है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह खालिस्तान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। तो पहला ऑप्शन है रासायनिक, सेकंड ऑप्शन है तापी, थर्ड ऑप्शन है घर्षण, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय। तो देखो, जब घर्षण होता है तो कौन सी ऊर्जा निकलती है वो हमसे पूछा गया है। तो आप अपने दोनों हाथ को घीस के देखो, जब घर्षण होगा दोनों हाथों के बीच तो निकलेगा क्या, ताप निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। मतलब कोई भी क्वेश्चन आए बहुत आसानी से कर सकते हैं यदि आप उसका प्रैक्टिकल रूप जानते हैं तो। अगला क्वेश्चन है विश्व सीमा संगठन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 667 की विश्व सीमा संगठन WCO के एशियाई प्रांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष क्षेत्रीय प्रमुख कौन सा देश बन गया है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन डल गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखिएगा इसे। तो देखो, एशियाई प्रांतीय क्षेत्र की बात करी है तो कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर की विश्व सीमा संगठन WCO का मुख्यालय कहाँ पर है या उपाध्यक्ष कौन बना है, तो भारत होगा। अगला क्वेश्चन है 698 नंबर का कि खालिस्तान प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर वेग, गति, दबाव और बल है, तो इनमें से कौन सा है जो कभी अकेला नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। जो बल है वो कभी भी अकेला नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर, इसे याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चॉन बहुत सिंपल सा है कि 699 नंबर का कि 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर में 1100 वॉट पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करो। तो देखो, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, पावर दे रखा है मतलब शक्ति, वोल्टेज मतलब विभवांतर, और धारा मतलब आई की बात कर रहे हैं। तो P बराबर से क्या होता है, VI होता है। ठीक है, तो P का मतलब क्या है यहाँ पर पावर, V का मतलब वोल्टेज है, और I मतलब धारा हो जाएगा। तो P का मान हमें कितना दे रखा है, तो 1100 दिया है। V का मान हमें दिया था 220 और I का मान निकालना है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, और 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। किसका मान, I का मान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर। और जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो यदि फॉर्मूले याद नहीं है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए फॉर्मूले आप जरूर याद करिए सारे फिजिक्स के। अगला क्वेश्चन 700वां नंबर का कि हमारे कान में खालिस्तान की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आप देखेंगे कि आपका जो गला है, आपकी नाक है, आपके कान है, उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो किस प्रकार के ऊतक के कारण इसे मोड़ा जा सकता है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है स्नायुओं, सेकंड ऑप्शन है शिराओं, थर्ड ऑप्शन है उपास्थियों, और फोर्थ ऑप्शन है हड्डी। ठीक है, तो जो हमारे नाक, कान और गले में उपास्थि पाई जाती है जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर। कभी अगर आपसे पूछ ले कि उपास्थि किससे मिलकर बनी होती है, तो शर्करा और प्रोटीन। ठीक है, शर्करा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है क्या, उपास्थि, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो प्रोटीन होता है, ठीक है, उपास्थि में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को बोलते हैं कोंड्रिन प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोंड्रिन प्रोटीन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि उपास्थि कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी है, तो कोंड्रिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और जो कोंड्रिन प्रोटीन से जो सेल का निर्माण होता है, मतलब कोशिकाओं को, उनको बोलते हैं कोंड्रियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोंड्रियोब्लास्ट कहते हैं। और सेल के चारों ओर का जो द्रव्य आवरण होता है उसे लेगुना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 771वें नंबर का कि खालिस्तान चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। तो देखो, पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से होता है, और इस पीरियोडिक टेबल में बोला है कि चौथा आवर्त, मतलब ये पहला आवर्त, इधर से दूसरा आवर्त, फिर तीसरा, और फिर चौथे नंबर के आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद है, वो हमसे पूछा गया है। तो आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो ही आप इसे कर पाओगे। तो पहला ऑप्शन है स्कैंडियम, थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन कैल्शियम, थर्ड है मैग्नीशियम, और फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। जो कैल्शियम है वो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में पाया जाता है। ठीक है, चाहो तो मैं इसे दिखा देता हूँ आपको। तो ये पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त और ये चौथा आवर्त। तो चौथे आवर्त में यहाँ पर क्या है, कैल्शियम है, और उसने बोला था कि दूसरा वर्ग, तो ये पहला वर्ग हो जाएगा और ये दूसरा वर्ग। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, कैल्शियम। इसका मतलब आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप इसे कर पाओगे। और ये एक दिन में याद नहीं करना है, नॉर्मली अगर आप डेली भी इसे पढ़ोगे तो सिंपली याद होगा। और याद कैसे करना है, तो पहले ये 2 वर्ग पहले वाले याद करो, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और
फ्रांसियम। फिर सेकंड याद कर लो, और कोई भी ट्रिक से याद मत करना, डायरेक्ट नाम याद करोगे ज़्यादा प्लस में रहोगे, प्लस पॉइंट में रहोगे, क्योंकि वो बच्चों का तरीका होता है कि आपको लीना की रब से फरियाद या फलाना ढिकाना, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ कॉम्पिटिशन में। आप डायरेक्ट याद करोगे सबसे बेटर रहेगा। सेकंड क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये दो आवर्त आप याद कर लो तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट याद करिएगा, ये वाले। ठीक है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक है, उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड आ जाएगा। वहीं पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आ जाएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप याद करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट इस प्रकार से याद करते इधर से इधर। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको, इसी में ही आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे यहाँ दिया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, वाइस होता है यूट्रियम, जेड आर से जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोथियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो यह आ जाएगा, यहाँ लेंथेनम आता है। ठीक है, LA, ये लेंथेनम। फिर हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड और मरकरी। तो इस प्रकार से याद कर लो। धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर तो ही हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 4 5 तत्व आसानी से याद किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 702 नंबर का कि शाकाहारियों को खालिस्तान को पचाने के लिए लंबी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको क्या पचाने के लिए लंबी आंत की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन है सेलुलोज, सेकंड ऑप्शन है विटामिन, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन और फोर्थ ऑप्शन है वसा। ठीक है, तो जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें क्या होता है, तो सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को पचाने के लिए उनमें छोटी आंत जो है उसकी लंबाई अधिकतम आवश्यकता होती है। और अगर आपको से जानवरों में सबसे छोटी आंत की अगर आपसे बात करें तो वो खरगोश की होती है। ठीक है, मतलब शेर, चीता, गाय, बैल अगर हर एक कंपेयर करोगे तो जो खरगोश होता है उसकी जो आंत होती है वो सबसे लंबी होती है। इसे आप याद रखोगे ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो सेलुलोज को पचाने के लिए ही इसमें आंत लंबी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 703 नंबर का कि एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में खालिस्तान इकाइयों का अंतर होता है। ठीक है, जो एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में कितने इकाइयों का अंतर होता है ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है 12, सेकंड ऑप्शन है 13, थर्ड ऑप्शन है 14 और फोर्थ ऑप्शन है 16। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, 14 का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन होगा 704 नंबर का कि द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी आरंभिक अवस्था से 20 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की गति तक बढ़ता है। 0 से 20 सेकेंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा बताओ। ठीक है, तो ऊर्जा जब भी निकालते हैं, ठीक है, मतलब पावर, तो पावर बराबर से क्या हो जाएगा, तो देखो KE। ठीक है, KE मीन्स हो जाएगा गतिज ऊर्जा, और समय कितना लग रहा है T, तो क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। तो KE मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 mv² हो जाएगा, और अपॉन में क्या जाएगा T। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 का 1/2, m का मान कितना है 10 kg, v का मान कितना है वेलोसिटी 2, तो 2 का वर्ग आ जाएगा, और बटे में t कितना है हमारे पास, तो 20 सेकेंड, तो यहाँ आ जाएगा 20। जब सॉल्व करोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0 काट दोगे, 2 दूनी 4, मतलब आ जाएगा कितना, 1 वाट। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की 1 वाट पर सेकंड। चाहो तो आप इस पावर बराबर से KE/T में जब मान रखोगे तो आंसर फाइनली आपका भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 705 की पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। ठीक है, जो पोटेशियम होता है संकेत क्या होता है, तो पोटेशियम का K। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर से एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बराबर से, ठीक है, यहाँ द्रव्यमान बराबर से प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। तो द्रव्यमान का मान कितना है हमारे पास, 39। ठीक है, जो परमाणु संख्या होती है वही होता है प्रोटॉनों की संख्या। याद रखिएगा, जो परमाणु संख्या होती है वही होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पर आ जाएगा 19 प्लस क्या जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। 19 जब इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, तो 20 बचेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 20 होगी। ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो फाइनली ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि द्रव्यमान संख्या बराबर से प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन संख्या हमेशा और हमेशा परमाणु संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होती है।
अगला क्वेश्चन है 706 नंबर का कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई मानक इकाई क्या है। ठीक है, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है, तो पहला ऑप्शन है मीटर, सेकंड ऑप्शन है हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन और फोर्थ ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर हर्ट्ज। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है, तो हर्ट्ज होगी। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आपसे ध्वनि तीव्रता की बात करें, ठीक है, ध्वनि तीव्रता का अगर प्रायोगिक मात्रक आपसे पूछे तो बेल होता है। ठीक है, तो ध्वनि तीव्रता का प्रायोगिक मात्रक क्या होता है, बेल होता है, ये आपको याद रखना है। और अगर एक चीज़ और याद रखो तो बेल बराबर से, ठीक है, जो हम ये बोल सकते हैं कि जो बेल है वो बल का 10वां भाग होता है। ठीक है, तो बल बटे 10 बराबर से क्या होता है, एक बेल होता है। ये भी अगर याद रखोगे तो और अच्छी चीज़ रहेगी। अगला क्वेश्चन है 707 नंबर का कि विद्युत ऊर्जा की आणविक इकाई क्या है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक पूछा है ना, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो पहला ऑप्शन है किलोवाट घंटा, सेकंड ऑप्शन है वॉट, थर्ड ऑप्शन है जूल और फोर्थ ऑप्शन है किलोवाट घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, किलोवाट घंटा है किसकी, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। मतलब हमारे घर में जो बिजली आती है उसको किससे मापा जाता है, तो किलोवाट घंटा से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 708 नंबर का कि किसी व्यक्ति द्वारा खालिस्तान लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। ठीक है, अगर एसिडिटी हो जाती है तो हमें क्या लेना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है नींबू का रस, सेकंड ऑप्शन है छाछ, थर्ड ऑप्शन है बेकिंग सोडा और फोर्थ ऑप्शन है सिरके का घोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि बेकिंग सोडा को यदि हम पी ले पानी में घोलकर तो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल जाता है, पर तुरंत के लिए, है ना। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे ले तो NaHCO3 होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 709 कि 20 ऑक्सीजन के दो खालिस्तान निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि वैसे 2O है ये, 2O मतलब 2 ऑक्सीजन के 2 खालिस्तान निरूपित करता है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, थर्ड ऑप्शन है आयनों और फोर्थ ऑप्शन है अणुओं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर परमाणुओं को। तो यहाँ पर देखो 2 लिखा है और फिर O लिखा है, O मतलब ऑक्सीजन, तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो परमाणुओं की संख्या को, मतलब इस ऑक्सीजन में कितने परमाणु है, 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 710 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से विकल्प का कौन सा गलनांक, मतलब ये 4 विकल्प दे रखे हैं, आर्गन, लिथियम, फास्फोरस और कार्बन, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, जो ऑप्शन के अनुसार कार्बन जो है इनका जो सबसे ज़्यादा गलनांक और क्वथनांक भी सबसे अधिक होगा। कार्बन का संकेत कितना होता है, C, और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक हम ये बोल सकते हैं परमाणु की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक तो कितना होता है, 6, और परमाणु द्रव्यमान 12। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।